नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में जागरूक करें और आपके मन में, आपके दिल में जो सवाल उठ रहे हैं वो आप विशेषज्ञ के माध्यम से जान भी पाएं। तो कोशिश बस इतनी कि हम एक ब्रिज की तरह आपके और आपके विशेषज्ञ के बीच में हैं और आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो बेहद ही खास है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हृदय रोग, कारण, लक्षण और उपचार, और खासकर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी CVD के विषय में अपने विशेषज्ञ से वो तमाम जानकारियां जानना चाहते हैं जो आज के समय में जिस पर खूब सारी चर्चा हो रही है। कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अगर आप देखें या भारत का भी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ के कई सारे मामले आजकल सामने आ रहे हैं, जिसमें बाद में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि आपको कोई हार्ट से संबंधित समस्या थी या हार्ट अटैक इवेंचुअली आपको हुआ। लेकिन ये क्या कारण है, ये क्यों हुआ और कैसे ये इतना बिल्डअप कर गया और कैसे आपने ध्यान नहीं रखा और अपने विशेषज्ञ से आप मिले नहीं। बहुत ज़रूरी है इन तमाम विषयों पर चर्चा करने की और अपने विशेषज्ञ से इस विषय के बारे में और गंभीरता से जानने की, समझने की, और क्या कुछ बदलाव हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कर सकते हैं जिस वजह से हम इस तरीके की समस्या से बच सकते हैं। तो कार्यक्रम में मिलकर आइए स्वागत कर लेते हैं अपने विशेषज्ञ का। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर BB भारती सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब हम इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रहे हैं, भारत की रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो अपेक्षाकृत भारत में हृदय संबंधी समस्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। ज़रा हमें इस विषय में बताइए कि अचानक से इस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ है ये क्यों हुआ? देखिए, दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जागरूकता ज़्यादा है, हेल्थ कंसर्नेस ज़्यादा है, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है लोग, तो इसलिए वहाँ लोग इस पे ध्यान रखते हैं। पर भारत में इसका अभाव है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी का अभाव, अपना चेकअप टाइम से नहीं कराना, और बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं भारत में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि खाने पीने के जो स्वस्थ खाना पीना नहीं है, तला हुआ चीज़, भुना हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, लाइफ स्टाइल है, जो अदर रिस्क फैक्टर हैं वो फैक्टर है। जी जी, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं सर कि क्या कोविड के बाद भी कुछ चीज़ें बदली हैं, क्योंकि कई बार ये चर्चा हो रही है अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से भी कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है, और क्या हार्ट से संबंधित समस्याएं और तेज़ी से बढ़ी हैं इस दौरान? देखिए, जितना भी जो डाटा अवेलेबल है उसके अंतर तो कोविड के बाद कोई खास अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन लोगों को ये होता था, ये एक महत्वपूर्ण विषय था कि कोविड के बाद ज़्यादातर हार्ट अटैक बढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ होती है वैस्कुलर फिनोमेना, जो क्लॉटिंग की समस्या जो कोविड के बाद बढ़ी, जैसे कि स्ट्रोक का बढ़ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का बढ़ना, कुछ हार्ट अटैक का बढ़ना, उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जो ट्रायल्स आए उसमें ऐसा बोला गया कि खासकर कोविड के कारण नहीं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको वैस्कुलाइटिस होता था, उसके कारण थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन ये बहुत 100% श्योर नहीं है। सर, अगर हम हृदय से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें तो कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो कॉमनली आप देखते हैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में? क्योंकि हार्ट अटैक तो एक आउटपुट है, लेकिन समस्या कौन कौन सी होती है, कितने तरीके की होती है? देखिए, हार्ट की जो मेजर जो समस्याएं हैं, जो कॉर्नरी आर्टरी का ब्लॉकेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मरीज जब चलता है तो उसको दर्द होता है, चाहे सांस फूलता है। दूसरा हार्ट अटैक, जिसमें अचानक ब्लॉकेज हो जाती है 100% कॉर्नरी है, वो बड़ा है। तीसरा जो हार्ट फेलुअर, जिसमें चलने पे सांस फूलना, वैस्कुलर डिजीजेज, वाल्वुलर डिजीजेज, एर्दमिया हुआ है, कभी हार्ट का धड़कन बढ़ जाना, कभी कभी बेहोशी आना, बच्चों में खासकर नीलापन होना, चाहे बच्चों में पैदा लेने के बाद सांस फूलना, ये सब जो समस्याएं हैं ये बढ़ी हैं। सर, अब हम थोड़ा अब लक्षणों के विषय में भी जानना चाहते हैं। लक्षण किस किस तरीके के आते हैं, क्योंकि हम इस पे थोड़े और डिटेल में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो
अक्सर जो हृदय से संबंधित जो समस्या है उसको वो गैस की समस्या समझ लेते हैं, वो समझते हैं कि अनईजी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं देश और दुनिया को, तो वहाँ पता चल रहा है कि कभी कभी जबड़े में समस्या हो रही है, कभी कभी पीठ में, पेट में दर्द के लक्षण आ रहे हैं, या सांस फूलने की समस्या तो है ही, या घरघराहट और सनसनाहट इस तरीके की चीज़ हो रही है। क्या ये सारी ही चीज़ें लक्षण हैं या इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हैं जो कॉमन सिम्टम है, सम अनकॉमन सिस्टम है। जो कॉमन सिम्टम है जैसे कि चलने पे सीने में दर्द होना, या स्ट्रेस के बाद सीने में दर्द होना, 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाना, ये टिपिकल लक्षण है एंजाइना का, कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है। ये हार्ट के एक बड़े भाग में होता है, कभी कभी बाएं हाथ में, दाएं हाथ में जबड़े तक रेडिएट करता है, वहाँ तक जाता है। कभी कभी खासकर कभी कभी किसी को चलने पर केवल जबड़े में दर्द होता है और सीने में दर्द नहीं है, वो भी एक ब्लॉकेज का लक्षण है, एंजाइना का लक्षण है, जो खासकर महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये ब्लॉकेज के कारण होता है। दूसरा जो सिम्टम है चलने पे सांस फूलना, तो कभी कभी जो कार्डियक मसल वीक हो जाता है, जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, चाहे वाल्व का प्रॉब्लम है, जिनका लीकेज हो चुका है, सिकुड़न होती है, ऐसे लोगों में चलने पे सांस फूलता है, चाहे चलते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये हार्ट का लक्षण है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को धड़कन का बीमारी बोलता है, अचानक मेरा धड़कन बहुत बढ़ गया, 150-200 हो गया, तो धड़कन की कभी कभी हार्ट रेट हो जाए, लो हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं उसको। तो कभी कभी हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, चाहे हाई डिग्री एवी ब्लॉक में, कभी कभी चक्कर आके बेहोश हो जाता है, तुरंत होश में आ जाता है, उसको सिनकोप बोलते हैं। ये लक्षण है खासकर हार्ट के बीमारियों के। अगर बच्चा पैदा होता है तो अगर उसमें नीलापन है, चाहे उसका सांस तेज़ चल रहा है, टैकीपीनिया है, मैंने उसकी सांसें तेज़ चल रही हैं, तो वो भी हार्ट का लक्षण है, खासकर पैदा हुए बच्चों में। तो अगर हम बात करें सर अब लक्षणों के बाद टेस्ट की, कि कैसे इसको, एक तो आपने कहा कि कुछ लक्षण जो हैं वो तो बहुत आइडेंटिकल हैं, हम पहचान सकते हैं, कुछ जो है नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अगर कुछ लग रहा है, समस्या बढ़ रही है, और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें ज़रूर करा लेने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि कौन सा वो एज का भी लिमिट है अब, या अपर लिमिट है, जहाँ से अब हमें रेगुलर हार्ट रिलेटेड टेस्ट भी कराने चाहिए। देखिए, जो एडल्ट की बात करते हैं तो 40 साल के बाद हैं, अगर उनका हार्ट की इस टाइप के जो सिम्टम की मैंने बात की है, तो उनको बेसिक टेस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एडवाइस कंसल्ट कराना चाहिए। जैसे तो बेसिक टेस्ट सब जानते हैं कि ईसीजी होता है, ईसीजी में पता चल जाता है ये कि कोई पहले का हार्ट अटैक है कि नहीं, चाहे कोई धड़कन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा चीज़ इक्को होता है, इक्को समझिए कि हार्ट का फ़ोटो खींचता है वो, तो उसमें सब जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है वाल्व का, चाहे पंपिंग की जो समस्याएं हैं वो पता चल जाती है। तीसरा, अगर ब्लॉकेज के लिए जैसे कराना है कि उसके कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, एंजाइना का है, तो उसके लिए टीएमटी होता है, एक टेस्ट, सिंपल टेस्ट है, तो दौड़ के मशीन पर किया जाता है। अगर उसमें दिक्कत आती है तो समझिए कि कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज की है। इसके बाद अलग जो तो अपर लेवल के जो टेस्ट हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, कॉर्नरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं, वो एकदम गोल्डन टेस्ट है ब्लॉकेज के लिए। उसके अलावा स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, जैसे ईपी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे कभी कभी थैलियम टेस्ट, इस सब की आवश्यकता पड़ सकती है विशेष मरीजों में। उसके बाद जो है सिंपल ब्लड टेस्ट कराना चाहिए सबको, जैसे सीबीसी है, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड टेस्ट, ये सब भी टेस्ट साथ में कराना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी काफ़ी एबनॉर्मल मिलते हैं सब टेस्ट, तो उससे उसमें हार्ट की समस्याएं हो सकती है ऐसे लोगों में। जी जी सर, हम टेस्ट के बारे में इसी वजह से आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, हमेशा जागरूक होते हैं इस कार्यक्रम को देख करके, और वो टेस्ट यूं भी कराना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर से ना मिल करके उनको लगता है कि अगर हमको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो क्या 40 के प्लस हो जाने के बाद आपको 40 प्लस में ये टेस्ट कितने अंतराल पे कराना चाहिए? देखिए, कुछ जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर तो हर एक साल 20 साल के बाद कराना चाहिए, समझे कि नहीं? अच्छा। और कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर मेजर कराइए। जो बहुत कॉमन बीमारी है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, तो पता है कि हम लोग एपिडेमिक है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो ये सब तो रूटीन टेस्ट है। लेकिन 40 के समय में एक दो टेस्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो ज़रूर कराना चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल हुआ, और पहले जिनके स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिनमें रिस्क फैक्टर है,
तो वैसे लोगों को अकॉर्डिंग डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार बेसिक ईसीजी का ज़रूरत, तो ईसीजी तो बेसिक टेस्ट है, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं चलेगी, लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट है जैसे इको चाहे टीएमटी अकॉर्डिंग टू एडवाइस कराना चाहिए। और आगे का जो स्पेशल टेस्ट है वो डिपेंड अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार। अगर पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है तो अपना जो रिस्क फैक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बोला कि लिपिड प्रोफाइल है, लाइपोप्रोटीन ए है, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और टीएमटी गड़बड़ है, तो ऐसे लोगों को एंजियोग्राफी कराना चाहिए। सर रिस्क फैक्टर्स पे ट्रेंड अभी आप क्या देख रहे हैं? कुछ इधर 10 सालों में क्या कोई ट्रेंड बदला है? जैसे हमारे अनुसार तो जैसे पुराने जो नए रिस्क फैक्टर आ गए, जैसे कि हम सब बोलते हैं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस जिसमें देखा गया कि ऐसे लोगों में जहाँ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन तो होम पॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस के कारण ही बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसमें हार्ट अटैक एक इम्पॉर्टेंट है। अदर जो क्लासिकल जो रिस्क फैक्टर सबको पता है कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, चाहे जिनका लिपिड लेवल बढ़ा हुआ है, ये सब स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हैं। चाहे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, थोड़ा मोटापा हो गया एक लेवल के बाद, तो वो सब सिंड्रोम एक्स बोलते हैं उसको, कि जिनमें मोटापा है और सब एबनॉर्मलिटी, यूरिक एसिड भरा हुआ, ब्लड प्रेशर है, तो सिंड्रोम एक्स है, ये सब जो अलग रिस्क फैक्टर हैं। जी, हम थोड़ा अब ये समझना चाहते हैं सर कि हार्ट से संबंधित अगर समस्या की बात होती है तो जनरली पुरुषों की हम चर्चा करते हैं, महिलाओं की चर्चा इसमें कम होती है। और अभी मैं कुछ 10 साल पहले की बात करूं तो आंकड़े महिलाओं को लेकर के बड़े कम थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि महिलाओं में भी हार्ट से संबंधित समस्या बढ़ रही है, हार्ट अटैक के भी मामले आ रहे हैं। तो उसे आप कैसे बताना चाहते हैं या वो क्या समस्या है? जो एक्चुअली जो महिलाओं में देखा गया कि हार्ट अटैक जो प्री मेनोपॉज में कम होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा देखा गया है पोस्ट मेनोपॉज में जो हार्ट अटैक इक्वल टू मेल के बराबर हो जाता अच्छा, है। जी। जो एस्ट्रोजन होता है प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन जिनका पहले अगर हिस्टेक्टोमी हो चुका कंप्लीट, चाहे जिनमें डायबिटीज़ है, ये नलीफाई कर देता है इस इफेक्ट को। तो खासकर डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंसिव हैं जो महिलाएँ, उनका में हार्ट अटैक एज इक्वल टू एज मेल के बराबर होता है। तो पोस्ट मेनोपॉज में तो उतना ही रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का जितना मेल में है। जी जी। और यंग लोगों की अगर हम बात करें सर, तो अभी हम कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अखबार देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई 25 साल का लड़का है और 25 साल की लड़की, उसे हार्ट अटैक की समस्या हो गया जिम में, चाहे कोई बड़े लोग जो अपना सबको पता है, बड़े बड़े लोग भी सडन डेथ से मरे हैं, खासकर जो हेल्थ कैंसर वैसे लोगों में ऐसा लोग हैं कि वो देखिए बहुत सारे जो हार्ट की बीमारियां वो साइलेंट रहती हैं। जैसे कि 20% ऑब्स्ट्रक्शन है, 30% ऑब्स्ट्रक्शन, 50-70% होता है, उससे ज़्यादा होता है तब सिम्टम है। उसके अगर पहले कुछ नहीं पता चलेगा अनटिल आप एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे। हाँ। चाहे दूसरा चीज़ कभी कभी साइलेंट कार्डियोमायोपैथी रहता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री सडन डेथ की है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो सब एरिथमिया का लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जिसमें सडन डेथ फैमिली की है, तो ऐसे लोगों में सडन डेथ की समस्याएं ज़्यादा हैं। तो ऑल उस लेवल पे अगर जिनका फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है कि सडन डेथ हुआ है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। सर हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि ये सारी बातें लोग जानते हैं, लक्षणों के बारे में भी खूब सारी चर्चा होती है और लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे जानते समझते रहे हैं। हम भी अपने इस माध्यम से लगातार ये कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें, फिर भी हम हार्ट से संबंधित समस्या के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। और क्यों ये इतना लेट होता है? पता चलता है कि सीने में दर्द हो रहा है तो भी वो कोई है जो उसे तकरीबन 1 दिन या 2 दिन उसको लेकर के वो घूम रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हार्ट से संबंधित ही समस्या है? देखिए पहले तो अपना पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सा ऐसा देखा गया है डॉक्टर लोग भी अपना सिम्टम नहीं पहचान पाते हैं। वो गैस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पेट में गैस भर गया, उसके कारण एक डिले हो जाता है, डिले डायग्नोसिस हो जाती है। वो उनको लगता है कि जैसे जो हाई रिस्क ग्रुप है जैसे डायबिटिक है, इसमें एटिपिकल सिम्टम ज़्यादा होते हैं ओल्ड एज में, फीमेल्स में खासकर ये सब एटिपिकल, उनको गैस के तरह लगेगा कि पेट में गैस बन गया। और वो जब हार्ट अटैक हुआ गैस बना फिर डैमेज हो गया तो उस समय तो सब गैस ख़त्म हो जाती है, गैस की दवा ले लेते हैं, सब चाहे पेन किलर ले लेते हैं, और समय तो वो मास्क हो जाती है हार्ट के लक्षण।
अब जब हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हो जाता है, चाहे सडन डेथ हो जाता है कभी कभी, तो अचानक मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ, अगर वो नहीं गए डॉक्टर के पास इलाज, और कोई पेन किलर ले गया तो मास्क हो गया। अब 1-2 दिन के बाद क्या होता है, हार्ट फेलवर के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, लंग के फेफड़े में पानी जमा होने लगता है, उसको चलने पर सांस फूलना, चाहे थक जाते हैं, तो डिले प्रेजेंटेशन होता है। अब पेन तो ख़त्म हो गया, अब उनको सांस की बीमारी हो जाती है, तो ये इस कारण से दे रहे वो अपने को ये नहीं पहचान पाते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक हुआ है, उन गैस को चाहे कोई लाइटली दूसरा मस्कुलर पेन समझ के छोड़ देते हैं। या कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि लगता है हम गलत सो गए, हाँ, गलत तरफ से सो गए, तो जिस वजह से हमें कोई मसल पेन बहुत उनको लाइट काहे कि ये सिम्टम 10-20 मिनट के लिए होता है। जी, जी। जो हार्ट अटैक का सिम्टम कभी कभी आधे घंटे में ठीक हो जाती है पेन उन, तो उसको बहुत लाइटली ले देते हैं। जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर आपको बता रहे हैं, इस तरीके की किसी भी समस्या को बहुत लाइटली नहीं लेना है और अपने ऊपर ही चेक रखना है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे समस्या को और तब हम सही समय पर चिकित्सीय परामर्श के लिए डॉक्टर के पास जा पाएंगे। एक और बात आपसे जानना चाहते हैं सर, अगर हार्ट अटैक किसी मरीज को आ गया और वो तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तकरीबन उनके पास घंटे भर का समय है या 2 घंटे का वक्त है, उस दौरान क्या कुछ एहतियात जो है वो हम बरत सकते हैं ताकि ये पेशेंट ठीक ठाक तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो उस समय जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉकेज को अचानक सडन नलियों में ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है, खून का थक्का जमा हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि रेस्ट करना चाहिए तुरंत। अगर डिस्प्रिन की गोली है, चबा के खा जाना चाहिए। अगर एकदम क्लासिकल सिम्टम है, उसके साथ क्लोपिडोग्रिल की गोली आती है 75 मिलीग्राम का, वो 4 टैबलेट खा लेना चाहिए। इसको लेने से तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं कोई खास, लेकिन आपका जान बच सकता है, तो ये दोनों गोलियां तुरंत ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपको टाइम है, कि ये आगे का खून का थक्का फॉर्मेशन वो कम कर देता है, 100% तो रोकता नहीं है, लेकिन स्लो कर देगा। एक बेसिक ब्लड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल जो आप कह रहे थे हम कराते हैं, तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक जमा होते जाता है या बढ़ते जाता है तो ये हार्ट से संबंधित कौन सी समस्याएं कर सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल ही मेन एलिमेंट होता है प्लाक फॉर्मेशन में, तो ब्लॉकेज में। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL होता है, अगर LDL ज़्यादा होता है शरीर में, 100 से ज़्यादा रहता है मिलीग्राम से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वो डिपॉजिट होता रहेगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, तो 5 साल 10 साल में डिपॉजिट हो, तो बचपन से ही प्लाक बचपन होता है, ये ग्रोथ करता है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मल्टीपल फैक्टर के कारण वो जल्दी ग्रो करता है, जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, LDL लेवल बढ़ा हो, तो ये एकदम कंट्रोल करना जरूरी है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL होता है, जो बोला जाता है कि वो आर्टरी से जो जितने भी लिपिड हैं LDL, उसको जाके लीवर में ले जाता है और उसको मेटाबोलाइज करता है, तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कंट्रोल रखता है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करता है, निगेट करता है। सर, जब भी हार्ट से संबंधित समस्या की चर्चा होती है तो जीवन शैली की बात सबसे पहले आती है, और उसमें चर्चा होती है कि हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है और कैसे लाइफस्टाइल को बेहतर करके हम अपने हार्ट को या और भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, कैसे हम उनको ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं या ठीक रख सकते हैं। तो थोड़ा बताइए कि जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रिवेंशन ही बेटर देन क्योर है, समझे ना, क्योंकि प्रिवेंशन अगर पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बीमारी कम होगी आपको। तो उसमें तो लाइफ स्टाइल में खाने पीने के जो मैंने बताया कि उसमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाने पीने में, नट्स लीजिए। उसके अलावा वेट कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 20 से 30 मिनट डेली पैदल चलें। हेल्थ पर अपने खुद कंसस होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अपने लिए 1 घंटा टाइम डेली निकालिए आप सुबह में। उसके अलावा जितने भी जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करिए, स्मोकिंग से दूर रहें, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लें, समझे कि नहीं, सीडेंटरी लाइफ नहीं बने। जैसे आप कोई लगातार 8 घंटा बैठना बहुत हार्मफुल है, इसलिए 1-1 घंटे पे 2-3 मिनट के लिए मूव करें, कुर्सी पर लगातार बैठना, ये सब से अवॉइड करें, तो आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, रिस्क फैक्टर कम रहेगा, तो आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग करेगी। जी। और थोड़ा एक और सवाल सर, कि खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि हरी सब्जियां हैं, नट्स है, लेकिन कई सारे लोग जो मीट ईटर्स हैं, हम उनके लिए भी जानना चाहते हैं। कुछ लोग को रेड मीट पसंद है, तो हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि इस तरीके का खान पान कितना सही है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए। नॉन वेज तो बेटर नहीं है। नॉन वेज में अगर फिश है
जो मछली खा सकते हैं, जो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जितना भी ये जितने भी रेड मीट हैं ये सब में फैट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड, उसको मिनिमम रूप में लेना चाहिए। खाने का मैं तो मिनिमम खाएं, सप्ताह में 1-2 दिन खाएं और कम मात्रा में खाएं। जी जी। और अगर हम बात करें सर एक्सरसाइजेस की, तो कौन कौन से एक्सरसाइज को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज तो वॉकिंग, अगर कुछ नहीं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये 3 मेन एक्सरसाइज है। वॉकिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहता है, स्विमिंग भी बहुत अच्छा है, साइकिलिंग है। लेकिन आपको स्विमिंग कहाँ करेंगे बड़े टाउन में, तो आपको स्विमिंग उतना टाइम चाहिए। तो इससे अच्छा पैदल चलें, साइकिलिंग करें, साइकिल से चलें, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है जी। और साथ ही साथ अब हम एक और सवाल जानना चाहते हैं सर, बुजुर्गों से संबंधित जिनको हार्ट की समस्या है या नहीं भी है, तो कई बार वो उनको और अन्य तरीके की समस्याएं होती हैं, जो ऑर्थो से संबंधित समस्याएं हैं, जहां चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन खान पान तो वैसा ही गरिष्ठ है या खान पान अच्छा है, तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे लोग जिनका चलने में दिक्कत है, घुटने में दर्द है, तो उसमें एक साइकिलिंग उनके लिए ठीक है। ओल्ड एज में चाहे आप घर में साइकिलिंग, आजकल तो घर में बैठ के आप एरोबिक्स कर सकते हैं। दूसरा है योगा भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रेस कम करता है, लेकिन उसमें फिजिकल उतना नहीं, वो मेंटल स्ट्रेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस नहीं, किसी ने खान पीन पर कंट्रोल करना, वेट तो कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उसके लिए तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा किसी फॉर्म में। जो चल नहीं पाते हैं घुटने, तो कम साइकिलिंग कर लें, उनके घुटने के लिए भी ठीक है, उसके लिए भी ठीक है। और अगर बात ब्रीदिंग एक्सरसाइज की करें सर, तो वो कितनी देर किया जाना चाहिए? देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस्ट फॉर द एंग्जाइटी। आज का एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, स्ट्रेस बहुत है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं है उसमें भी हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो 6 से 8 घंटे अच्छी नींद, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट सफिशिएंट है। काहे कि एंग्जाइटी का इंसोमिया होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा काम करेंगे, एंग्जाइटी ज़्यादा होगी और अगले दिन का काम बचा रहेगा, तब इंसोमिया ज़्यादा होगा, नींद कम आएगी। तो 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद, कम खाना, एक्सरसाइज, ये अगर आपके लाइफ स्टाइल में डेफिनेटली आप बेटर हैं दूसरे की अपेक्षा में। जी जी। और अब एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल मैं कहूँ या एक संदेश कहूँ, क्या आप देना चाहते हैं वो आखिरी संदेश अपने दर्शकों को और उन सारे पेशेंट को, उन सारे मरीजों को जो आप तक आते हैं अलग अलग समस्याएं लेकर हार्ट से संबंधित? देखिए, अपना सिम्टम को, खासकर ऐसे लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो किसी टाइप का जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए आप जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो ज़रूर अगर किसी जगह चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक नहीं हो रहा है, 10 मिनट 20 मिनट में तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं। दूसरा है कि अपने अंदर में बहुत सारी बीमारियां साइलेंट पड़ी रहती हैं, जैसे कि ब्लॉकेज की समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, डायबिटीज़ की समस्याएं, हाइपरटेंशन की। जब तक आप उसको मेजर नहीं कराएंगे पता नहीं चलेगा। तो साल में एक बार अवश्य कराएं ये जाँचें। और जितने भी खाने पीने से संबंधित, जानते हैं आजकल इंसेक्टिसाइड का यूज इतना हो गया है, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आप अगर सब्जियां अच्छे तरीके से धोकर खाएं, उसमें इंसेक्टिसाइड का यूज बहुत होता है। ये सब चीज़ों से खाने पीने में समस्याएं रखें। वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाएं, ज़्यादा सैचुरेटेड दूध से भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लें, नॉनवेज भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लें, और पैदल ज़रूर चलें 20 मिनट डेली। जी जी, यानी 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक आप ज़रूर सजेस्ट करें हमारे दर्शकों को। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतना वक्त दिया हमारे दर्शकों को, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बीबी भारती जी से, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे थे हृदय रोग के विषय में। हमने जाना कारण, लक्षण और उपचार, और साथ ही साथ सर ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि ये सारी समस्या जो है वो जीवन शैली के वजह से हो रही है। तो अगर जीवन शैली बेहतर होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 मिनट का ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है यानी आपका खान पान, अगर वो भी बेहतर होता है, तो हृदय जो है वो आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।